वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। कल क्या पढ़े थे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। आज पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो इसमें क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है और वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पर है? परावैद्युतांक K पर है। K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं। अक्षीय स्थिति में क्या था? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात किए थे और आज क्या करेंगे, उसके अक्ष से बाहर, तभी तो हमारा बनेगा निरक्षी, यानी कि उसके अक्ष से बाहर क्या ज्ञात करेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति। तो इसके लिए पहले हम बना लेते हैं चित्र। क्या होगा, मान लेते हैं दो ध्रुव है ए और बी। क्या है? ए और बी, इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। कितनी? 2L। और इनके मध्य केंद्र है O। तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की L, और ये भी क्या हो जाएगी? L। अब क्या कह रहा है, इसके केंद्र से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? केंद्र से R दूरी पर, R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E ज्ञात करना है। तो इसमें हम इसको मिला देते हैं, B और A को, ऐसे। ये हो गया हमारा L और ये हो गया R। तो हमारी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? हम मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसे एक त्रिभुज बन गया है। तो क्या हो गया, ये लंब है और ये कर्व आधार है। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा हमारा? सूत्र होता है कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो उसी प्रकार ये मान हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी वही होगा, क्योंकि इधर के लिए भी ये R है लंब और इधर के लिए L, यानी कि दोनों बराबर। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं, हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। क्या? E। और इसको हम मिलाएंगे ऐसे, तो क्या बनेगा हमारा? EA। EA क्यों होगा? क्योंकि हम A से P पर गए, तो ये वाली रेखा गई यहाँ पर ना, तो क्या गए? EA cos थीटा। और इसको हम इधर को ले आएंगे, क्या हो जाएंगे? EB cos थीटा। ऊपर को जाएंगे तो ये हमारा बनता है E क्या? साइन थीटा। और नीचे आएंगे तो EB साइन थीटा। ऐसे हमारा फिगर बनता है। तो हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखते हैं क्या? बिंदु A P दिशा में क्या है? A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? A P तथा B P की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। क्या है? दोनों के, क्योंकि दोनों ही मान बराबर है। तो हमारा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम आवेश मान लेते हैं क्या है? प्लस क्यू, और इस पर मान लेते हैं माइनस क्यू। तो लिखेंगे
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमारी तीव्रता हो जाएगी क्या, E, हम मान लेते हैं EA, तो EA या E1 मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं की बार। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू, क्या हो जाएगा हमारा Q अपॉन R का मान हमारा क्या है, इसके लिए इसके बीच की दूरी रखेंगे क्या, √r² प्लस L²। तो क्या हो जाएगा √r² प्लस L² इंटू cos थीटा, ये हो गया। और इतने का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो गया हमारा r और r का स्क्वायर, तो स्क्वायर भी रहेगा। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा तो बचेगा r² प्लस L² इंटू cos थीटा, ये हो गया। अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए तीव्रता हमारा क्या बन जाएगा, E2 रखें या EB रखें, तो इसके लिए तो EA हो जाएगा इसके लिए, और EB तो हम अब की बार 1 2 रख लेते हैं, दोनों तरफ समझ लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा r² प्लस L²। इसके लिए भी वही होगा, क्योंकि ये इसके लिए भी दूरी क्या है वही है, तो सेम रहेगा। तो हो जाएगा हमारा cos थीटा। अब हम लिखेंगे क्या, E1 या क्या लिखा हो EA बराबर हमारा क्या होगा EA और EB, यानी कि E1 और EB क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कब, जब इनके परिमाण बराबर हो तथा दिशा क्या हो, दिशा भी समान हो, तब क्या हो जाएगा, यदि लिख लेते हैं, यदि E1 व E2 के परिमाण बराबर तथा दिशा समान है तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, अर्थात E बराबर EA प्लस EB। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन r² प्लस L² इंटू cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन r² प्लस L² इंटू cos थीटा, ये हो गया हमारा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपॉन r² प्लस L² इंटू cos थीटा। अब हम cos थीटा हटाने के लिए लिखेंगे क्या, चूंकि cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा L अपॉन √r² प्लस L²। ये कैसे हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कैसे, आधार है हमारा क्या, इसके लिए OA OB क्या है, हम लिख लेते हैं OB अपॉन क्या है
कर्ण ओपी। तो ओपी बराबर हमारा क्या है एल, तो एल रख दीजिए। ओपी क्या है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए हम क्या कर सकते हैं E इक्वल टू 1/4π0 के इंटू 2 को इधर कर दिया 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन क्या हो जाएगा, ये मान रख देंगे हम क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा E बराबर 1/4π0 के इंटू ये क्या हो जाएगा 2ql, 2 को हम इसके साथ रख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा q इंटू 2l, इसके साथ रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला क्या होता है P बराबर क्या होता है P बराबर q2l, तो इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं P अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते क्या हो जाएगा 1/2। ये रूट होता है क्या 1 पावर में 1/2 के बराबर होता है। जैसे कि लिखा हो हमारा क्या √2, तो क्या लिखते हैं 2 की घाते 1/2, तो उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4π0 के इंटू पी अपॉन गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब हम इसको इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घातें 2 1 3/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ई बराबर, यदि एल का मान आर के मान की तुलना में नगण्य हो तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4π0 के इंटू पी अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 की घाते 3/2, हमारा ये हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4π0 के इंटू पी अपॉन ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो आर स्क्वायर गुणे 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4π0 के इंटू पी अपॉन सिर्फ क्या बचा आर का क्यूब। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम k बराबर 1 रखें, क्या हो हमारा निर्वात में हो, निर्वात में परावैद्युतांक हो, तो हम क्या कर देंगे इसको लिख लेंगे, यदि परावैद्युतांक निर्वात में या वायु में है तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4π0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर क्या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करें। आइए अब इन फार्मूलों के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 5.0 × 10⁻⁷ कूलम तथा -5.0 × 10⁻⁷ कूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यानी दो आवेश हैं और दोनों आवेशों का मान हमारा क्या है 5.0 × 10⁻⁷, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कह रही 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है हमें। तो हम लिखते क्या है, आवेश हमारा दिया हुआ है, आवेश है आवेश Q बराबर 5.0 × 10⁻⁷
कूलाम। ये हो गया हमारा आवेश। और दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी 2L बराबर क्या 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 गुणे 10 की घात क्या कर देंगे -2, तो बन जाएगा मीटर में दूरी। तो अब हमारा दो केंद्र से कितनी दूरी ज्ञात करना है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लिखेंगे R बराबर 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो लिखेंगे हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा E बराबर क्वेश्चन मार्क E बराबर, अब हमें ज्ञात क्या होना चाहिए P, द्विध्रुव अघूर्ण। तो P बराबर सूत्र हमारा क्या होता है Q इंटू 2L। पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। Q है क्या 5.0 गुणे 10 की घात -7 और 2L है 1.0 गुणे 10 की घात -2। तो 5 का नम 5.0 गुणे 10 की घात 7 तो 9। ये हो गया कूलाम मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है E। तो E बराबर क्या होता है फार्मूला 1/4π इंटू P/R3। तो ये फार्मूला है हमारा, तो इस पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे P का मान हम ज्ञात करेंगे क्या 5 गुणे 10 की घात -9 बटे में हमारा क्या मान R³ यानी कि 50 गुणे 10 की घात क्या 50 गुणे 10 की घात -2 का होल क्यूब। तो E बराबर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 9 × 5 = 45 हो गया और 5 या 25 पंचे 125, 3 जीरो हो जाएंगे, लिख लेते हैं 3 जीरो गुणे 10 की घात 3 दूनी 6। तो E बराबर हो जाएगा 45, यह हो जाएगा 125 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -6। तो E बराबर हो जाएगा, हम इसको भाग कर देते हैं, पहले 5 से भाग कर देते हैं तो हो जाएगा 5 × 9 = 45 और 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25 गुणे 10 की घात 6 से 3 जाएगा बचेगा 3। तो E बराबर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 3 बटे 25। तो E बराबर हो जाएगा ये यानी कि 9 3 घात 3 जीरो बटे 25। तो E बराबर भाग करेंगे तो जाएगा 5 के अंदर 5 4 बचा 40 हो जाएगा 5 40 डबल 0 फिर 5 बचा 25। तो E बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और क्या हो जाएगा 3 बचेगा, हो जाएगा हमारा कितना 30। तो 5 छक्का 30 और क्या हो जाएगा 0 360 न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा 360 न्यूटन प्रति कूलाम।
क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, क्या है, 30 अंश के कोण पर कूलाम मीटर अघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र यानी कि E बराबर क्या है हमारा, 2 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 30 अंश का कोण, थीटा बराबर हमारा दे रहा है, थीटा बराबर 30 अंश। और क्या है, 1 कूलाम मीटर अघूर्ण, 1 कूलाम मीटर अघूर्ण, तो क्या है, P बराबर 1 कूलाम मीटर। ये अघूर्ण हो गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है, बल युग्म अघूर्ण। तो बल युग्म अघूर्ण क्या होता है, बल युग्म अघूर्ण हमारा होता है टाउ बराबर EP साइन थीटा। E का मान है 2, P का मान है 1 और साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, तो 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2, तो टाउ का मान आ गया हमारा क्या, टाउ का मान हमारा आ गया 2 एकम 2 1, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा इसका मात्रा, यदि हम E को रखें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। ये हो गया इसका मात्रक, नोट करें। एक आंसर क्या बनेगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर, पूरा लिख देते हैं।